लड़का थाने में रो रहा था, कह रहा था आखिरी बार उसे उसकी प्रेमिका का चेहरा दिखा दिया जाए। वह उसे बहुत प्यार करता है, उसने उसका खून नहीं किया है, चाहे कुछ भी कह लो, लेकिन उसने उसका खून नहीं किया है। उधर घाट पर उसके प्रेमिका के अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी। प्रेमी थाने में गुहार लगाता रहा, लेकिन उसकी गुहार नहीं सुनी गई और प्रेमिका का दाह संस्कार कर दिया गया। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष कुमार वाजपेयी। आज आपके लिए लेके आया हूं फिर एक सनसनीखेज वारदात, जो कि उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर के शिवराजपुर गांव में घटित हुई है। कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं है, केवल जागरूक करना है कि हमारे आसपास इस तरह घटनाएं होती रहती हैं, हमें जागरूक रहना चाहिए। शिवराजपुर में रहने वाले राजमिस्त्री अपने भांजी की शादी में असालतगंज, जो कि रसूलाबाद के पास एक गांव पड़ता है, वहां पर गए हुए थे। अचानक सुबह उन्हें 8 बजे खबर मिलती है कि उनकी लड़की का मर्डर हो गया है, किसी ने उनकी लड़की की हत्या कर दी। पति पत्नी दोनों घबराते हुए तुरंत वापस अपने गांव शिवराजपुर आते हैं और कमरे में देखते हैं कि उनकी लड़की लेटी हुई थी, जिसके सर पर स्कार्फ पड़ा हुआ था और छाती तक कंबल ढका हुआ था। लड़की पूर्ण नग्न अवस्था में थी, जिसको देखने के बाद में जो भी पुरुष लोग थे वो घर से बाहर हो गए और महिलाओं ने जो उसको देखा तो पूर्ण रूप में वो नग्न अवस्था में थी। पुलिस को फोन किया गया, फॉरेंसिक टीम जांच के लिए तुरंत आ गई। फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाने भी शुरू कर दिए। घटना को देखकर ये लग रहा था कि उस लड़की की हत्या करने से पहले उसके साथ दुष्कर्म किया गया। यह खबर तेजी से आसपास के गांव में फैलने लगी। जब फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य कलेक्ट किए, इकट्ठे किए, तो उन्हें एक दवा का रैपर भी मिला और एक रैपर उनको शक्तिवर्धक दवाओं का जो शक्तिवर्धक दवाएं होती है उनका रैपर मिला। अब पुलिस इस बात को अच्छी तरह जान चुकी थी, हो ना हो इस लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है। दुष्कर्म करने के बाद में उसकी हत्या की गई है। अब हत्यारे तक पहुंचना पुलिस का काम था। फॉरेंसिक टीम अपना सबूत इकट्ठा कर रही थी। जब पुलिस घर वालों से पूछती है कि घर में लड़की अकेली कैसे रही, तो घर वाले बताते हैं कि असालतगंज में उनके परिवार में शादी थी। जो लड़की के माता पिता थे, उनकी भांजी, उसकी शादी थी। उसकी शादी में दोनों लोग गए थे। लड़की से भी कहा था चलने के लिए, लेकिन लड़की ने जाने से मना कर दिया था। उसने कहा था उनके सर में दर्द हो रहा है, वो शादी में नहीं जा सकेगी। लड़की 2 भाइयों और 3 बहनों में सबसे छोटी थी। दोनों भाइयों की शादी हो चुकी थी और 2 बहनों की भी शादी हो चुकी। एक भाई घर के पास में करीब 200 मीटर दूरी पर मकान बनाकर अपने परिवार के साथ रह रहा था। जांच टीम को पता चला कि शाम को लड़की 7 बजे अपने भाभी के यहाँ गई थी। वहां से वह कहकर उनकी भतीजी अपनी भतीजी को, यानी उनकी लड़की को लेके आई थी, जो कि उम्र जिसकी 6 साल थी, कि भाभी मैं अकेली रहूंगी, तो ना आज बिटिया को अपने पास सुला लूं। भाभी ने भी लड़की को घर जाने की इजाजत दे दी थी। और सुबह जब काफी देर हो गई, जब लड़की बाहर नहीं निकली, तो करीब 8 और 9 के बीच में उसकी भाभी जब उसके घर में पहुंचती हैं तो देखती हैं बेड पर लड़की पड़ी हुई थी। अचेत अवस्था में थी, बेहोश अवस्था में थी। उसे जगाने का प्रयास करती हैं, लेकिन वो नहीं उठती है। आनन फानन में तुरंत उसके माता पिता को फोन कर दिया जाता है, मोहल्ले वालों को फोन कर दिया जाता है। सभी लोग वहां पहुंच जाते हैं। जब माता पिता आते हैं तो देखते हैं कि उनकी लड़की बेड पर पड़ी हुई है, उसकी छाती तक कंबल पड़ा हुआ है, मुंह पर स्कार्फ पड़ा हुआ है। ये देखकर जो पुरुष होते हैं वो वापस हो जाते हैं और महिला लोग जब उसके शरीर को देखती हैं तो पूरी नग्न अवस्था में वो पड़ी हुई थी। जब उसे उठाने का प्रयास किया जाता है तो उसके हाथ पूरी तरीके से अकड़ चुके थे, जो कि मृत्यु होने के 7-8 घंटे बाद अकड़ जाते हैं। वो जिस अवस्था में पड़ी हुई थी उसी अवस्था में थी, तो ये अंदाजा लग गया था कि हो ना हो इसकी मृत्यु रात में हो चुकी थी। लेकिन जिस अवस्था में वो पड़ी हुई थी उससे देख के लग रहा था कि इसके साथ वो दुष्कर्म हुआ है। अब पुलिस को पता चलता है कि जब छोटी लड़की उसके साथ लेटी हुई थी तो उन्होंने उस लड़की से बात करनी शुरू की। वो लड़की ज्यादा तो नहीं कुछ बता पाई, लेकिन उसने इतना जरूर बताया कि करीब रात में एक काले कपड़े पहने हुए एक लड़का अंदर आया था। बुआ ने उसके लिए दरवाजा खोला था। वह आगे के बेड पर बैठी मोबाइल खेल रही थी। बुआ ने उसके लिए चाय भी बनाई थी। वो समोसे चॉकलेट लेके भी आया था। इसके बाद वो सो गई थी, उसे नहीं पता क्या हुआ। और सुबह वो 6 बजे उठकर अपने घर चली गई थी। उसको लगा था कि बुआ उसकी सो रही। अब पुलिस को यहाँ से ये शक होने लगा कि हो ना कोई परिचित था जिसके लिए चाय बनाई गई थी। अब ऐसा कौन सा परिचित व्यक्ति था, यह जानने के लिए पुलिस ने उसके मोबाइल को सर्विलांस पे लगा दिया। कॉल डिटेल निकलवाई गई। कॉल डिटेल की जब CDR निकलवाई गई तो उसमें एक ऐसा नंबर मिला जो कि जिससे रात में और दिन में कई बार बात हुई और करीब 8 बजे भी उस नंबर पे बातचीत हुई थी।
पुलिस ने सर्विलांस में लगाकर उस नंबर को ट्रेस किया और एक लड़का जिसका नाम कुलदीप था और सुराजपुर से 20 किलोमीटर दूर नेवादा गांव का रहने वाला था, कुलदीप उर्फ शोभित को उठाया। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने कहा कि उसने उसकी हत्या नहीं की, उसको कुछ जानकारी नहीं है। लेकिन जब पुलिस ने अपने तरीके से उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि हाँ, रात में वह उसके घर गया था, उस लड़की ने ही उसको बुलाया था, उसके सर में दर्द हो रहा था, उसने दवा लाने के लिए कहा था। वह ये सुनने के बाद में थोड़ा अचंभित हो गया था। उसने बताया कि वह दिन भर गुमसुम सा बना रहा। तो उसके दोस्तों ने उससे पूछा कि क्या बात है, तुम इतने गुमसुम क्यों हो? तो उसने बताया कि वो लड़की जिससे वो प्यार करता है उसने मिलने के लिए बुलाया है। यह सुनकर वो थोड़ा परेशान हो गया था कि पहली बार उसने उसको बुलाया है, उसके पास कैसे जाएं। तो उसके दोस्तों ने उसको बताया था कि वो पहली बार मिलने के लिए जा रहा है, ऐसी हालत में उसको अपने साथ प्रोटेक्शन रखना चाहिए और हो सके तो साथ में शक्तिवर्धक गोलियों को भी ले लेना चाहिए। उसने पुलिस को बताया कि उसकी दोस्ती उस लड़की से फेसबुक के जरिए हुई थी। धीरे धीरे बातें चलने लगी, बात कब मोहब्बत में बदल गई और दोनों एक दूसरे से शादी करने का ख्वाब देखने लगे। वो अक्सर कहा करता था कि उसे कभी मिलने के लिए बुलाओ, तो उस लड़की ने उस दिन मौका निकाल कर उसको मिलने के लिए बुलाया था। साथ में शक्तिवर्धक दवाएं जो होती हैं मेडिकल स्टोर से लेकर उनको लेके गया था और उसने अधिक मात्रा में उन दवाओं का सेवन कर लिया। वह रात में पहुंचा था तो लड़की ने ही दरवाजा खोला था। दरवाजा खोलने के बाद में उसने चाय भी बनाई थी, समोसे खिलाए थे, दवा भी उसको दी थी और ये सब करने के बाद में उसने उसके सभी कपड़ों को उतार दिया था। और कपड़े उतारने के बाद में 7 घंटा तक उस लड़के ने उस लड़की को कपड़े नहीं पहनने दिए, जिस पर उस लड़की ने ठंड लगने की भी शिकायत की थी। तो रात में चूल्हे को भी जलाया गया था तापने के लिए, लेकिन उससे भी उसको कोई आराम नहीं मिला था। लगभग 3:30 बजे के आसपास वह घर से वापस आ गया था। उस समय लड़की जीवित अवस्था में थी। वह उसको दवा दे के आया था। उसके बाद क्या हुआ उसे कोई भी जानकारी नहीं। जब लड़की के मरने की खबर उसको मिली तो वह जान गया था कि पुलिस देर सवेर उसके पास तक जरूर पहुंच जाएगी, लेकिन वो यह भी जानता था कि उसने उसकी हत्या नहीं की है। वे दोनों तो आपस में प्यार करते थे, सजाती थे, घर वालों से बात करना चाहते थे शादी करने के लिए और शादी भी करना चाहते थे। ऐसे में वो उसकी हत्या कैसे कर सकता है? पुलिस ने लड़के को हिरासत में ले लिया है और उस पर, क्योंकि लड़की नाबालिग थी, तो पास्को एक्ट भी लगाया गया है। लड़की का जब पोस्टमार्टम कराया गया तो उसमें ठंड से, अत्यधिक ठंड लगने से मृत्यु होना दर्शाया गया है। लड़की की मां रो रो कर पुलिस अधिकारियों से एक ही बात कह रही थी कि कुछ भी हो जाए साहब, मेरी लड़की को न्याय मिलना चाहिए, जो भी कातिल है उसको बचना नहीं चाहिए। उधर लड़के का भी रो रो कर बुरा हाल है। उसका कहना है कि वह उसे प्यार करता था, उसे बेहद प्यार करता था, उसने उसकी हत्या नहीं की है। उसे चाहे जो भी सजा दे दो, लेकिन उसने उसकी हत्या नहीं की। कहानी सुनाने का उद्देश्य मेरा ये नहीं है किसी की भावनाओं को आहत करो, लेकिन कहानी सुनाने का उद्देश्य ये है कि आजकल का प्यार किस मोड़ पे जा रहा है। क्या प्यार एक हवस का पर्याय बन चुका है? आखिर 7 घंटे तक उसके साथ कुकर्म करता रहा, दुष्कर्म करता रहा। उन दोनों के बीच में सहमति जरूर बनी थी। रात में पॉर्न वीडियो भी देखे गए थे। पॉर्न वीडियो के अनुसार जैसे जैसे उसमें होता है वैसे ही वैसे उन लोगों ने किया था। क्या इस तरह की घटनाएं बदलती मानसिकता का परिचायक नहीं है? क्या यही प्यार है? क्या यही सच्ची मोहब्बत है कि सामने वाले को कोई भी सहूलियत न देखी जाए, उसकी कोई किसी भी प्रकार की सुविधा का ध्यान न रखा जाए, सिर्फ अपना स्वार्थ को सिद्ध किया जाए? आखिर 7 घंटे तक कपड़े न पहनने देना, ये कौन सा प्यार है? आखिर एक नासमझ प्यार ने एक नाबालिग लड़की की जान ले ली और लड़का भी इस समय अब जेल में है। आगे क्या होता है उसके जानने के लिए, अपडेट होने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।